क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमण जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, बिहार चुनाव का जो रिजल्ट था अब सबके सामने आ चुका है। एनडीए ने सरकार बना ली है अपनी। वहीं देखा जाए तो बसपा 243 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन उसके खाते में सिर्फ एक सीट मिली। और एक सीट किस तरह से मिली ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कितनी मशक्कत के बाद एक सीट मिल पाई है बसपा को, और वो भी जीडीए गठबंधन द्वारा समर्थन के बाद। मतलब एआईएमआईएम और आज़ाद समाज पार्टी ने कहीं ना कहीं जो सतीश कुमार यादव को समर्थन दिया, उससे कहीं ना कहीं फायदा हुआ है सतीश कुमार यादव को। और बसपा की जो एक सीट मिल पाई है, कुल मिलाकर जीडीए गठबंधन के समर्थन और बसपा के द्वारा अथक प्रयास के बाद एक सीट जो है बसपा के खाते में गई है। एक सीट कितनी मूल्यवान है, इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साथियों, जिस तरह से कल रात देर तक बसपा के कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया, आपने देखा कि किस तरह से बिहार पुलिस लगातार उन पर लाठियां बरसा रही थी। सैकड़ों लोगों को पुलिस ने लाठियों से धो डाला। इतनी बुरी तरह से पिटाई हुई कि कई लोग अस्पताल में भी भर्ती होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की हार कितनी बड़ी हार है। यहाँ पर ईवीएम की जीत हुई है, और बहुजन समाज पार्टी हो या फिर आज़ाद समाज पार्टी हो, इससे कितनी जलन है भाजपा सरकार को। भाजपा सरकार कतई नहीं चाहती है कि दलित समाज की राजनीति आगे बढ़े। इसीलिए बसपा से केवल एक सीट जो सतीश कुमार यादव की थी, उस सीट पर भी कब्जा करना चाहती थी बीजेपी। लगातार प्रयास कर रही थी, कई बार गिनती कराई जा रही थी। हर बार सतीश कुमार यादव आगे जा रहे थे, लेकिन इनको हजम नहीं हो रहा था कि सतीश कुमार यादव जीत रहे हैं। साथियों, जीत का जो सर्टिफिकेट था वो देने से इनकार कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जितने भी बसपा के कार्यकर्ता थे तैनात रहे। ये बात बहन कुमारी मायावती तक पहुँची। बहन कुमारी मायावती ने फ़ोन किया, उठा नहीं रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी आफत आ चुकी थी। जीती हुई जो सीट थी उसको किस तरह से कब्जा किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर धैर्य की जीत हुई और आत्मविश्वास की जीत हुई। पिंटू यादव जो लगातार डटे रहे, खैर उनकी मेहनत काम की, और उन्होंने जो विश्वास दिखाया बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और बहन कुमारी मायावती पर, वास्तव में ये जीत काफ़ी दमदार है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर एनडीए के तमाम वहाँ पर जो कार्यकर्ता थे लगातार प्रयास कर रहे थे, पूरी भाजपा जोर लगा दी थी कि ये सीट निकलनी नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी जो बसपा की जीत मिली है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक ही सही, लेकिन एक सीट ने दिखा दिया कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, अगर आपके अंदर खुद में ताकत है, तो आप लड़कर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये साथियों बहुत खुशी की बात है। बहुजन समाज पार्टी ने एक सीट जो हासिल की है, और आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी की लहर है। जितने भी वहाँ के समर्थक हैं, उन समर्थकों में आखिरी जीत के बाद सतीश कुमार यादव और पिंटू यादव ने क्या कहा, पहले आप सतीश कुमार यादव का यह बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सर, देर रात तक आपको जीत का सर्टिफिकेट मिला, कितनी बड़ी जीत आप इसे मानते हैं? ये रामगढ़ विधानसभा में ऐतिहासिक जीत है। तो पहली बार गरीब शोषित दलित समाज से और बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पे जो है जीत दर्ज हुआ है, तो बहुत ऐतिहासिक है। और इसके लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी। देख रहा हूँ सैकड़ों लोगों को जो है पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ी। बहुत से हमारे भाई नौजवान साथी अभिभावकों को सर फटा है, चोटें लगी हैं। तो बहुत कुर्बानी के बाद जो है ये जो है कि सर्टिफिकेट मिला है। तो मैं सबसे पहले मैं रामगढ़ विधानसभा की तमाम देवतुल्य जनता को दिल से धन्यवाद देता हूं कि पहली बार रामगढ़ से जनता जो है सदन में जाएगी। और साथ ही मैं बहुजन समाज पार्टी की हम लोगों की जो नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। और साथ ही हम लोग के जो प्रभारी हैं माननीय रामजी गौतम साहब को धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने बड़े भैया और हम लोग के बिहार के जो केंद्रीय प्रभारी हैं माननीय अनिल चौधरी भैया का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने
हर वक्त मेरा मार्गदर्शन किया, हमको दिशा निर्देश दिया। और साथ ही साथ मैं अपने अभिभावक, गार्जियन कहिए, पिता कहिए या मेरे गुरु कहिए या मार्गदर्शक कहिए, अभिभावक अंबिका यादव जी, जिनके मार्गदर्शन और निर्देशन और सब कुछ हमारे वही हैं, उनके बदौलत हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं सबका दिल से धन्यवाद देता हूँ। बार बार जिस तरीके से रिकाउंटिंग की मांग उठ रही थी, आपको भरोसा था कि हम किसी भी रिकाउंटिंग होगा तो हम सीट निकाल लेंगे? देखिए, जब हम लोग, हाँ जरूर क्लोज फाइटिंग थी और हम लोग नज़दीक, एकदम कंटेक्स्ट में नज़दीक थे, क्योंकि वहाँ पे वही बात हुई कि जैसे उपचुनाव में जो हुआ था, राष्ट्रीय जनता दल के वोटों को जो है भाजपा की तरफ ट्रांसफर कराया गया। फिर वही 2025 के चुनाव में भी यही हुआ, राजद के उम्मीदवार का टोटल जो उनका अपना वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर ट्रांसफर हुआ, जिसके चलते फाइट एकदम क्लोज हो गई। लेकिन एक एक शुरुआत से लेकर अंत तक जो है गिनती निष्पक्ष हुई, तो हम लोग एकदम तटस्थ रहे कि नहीं, जो है सामने होगा, दोबारा गिनती नहीं होगी। दोबारा गिनती नहीं हुई और हम लोग ने जो है प्रमाण पत्र। पूरे बिहार भर में आप लोगों ने मेहनत किया और कई सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन आज आपको रामगढ़ की सीट पर सफलता मिली। कितनी बड़ी सफलता मानते हैं सर इसको? देखिए, ये रामगढ़ की तमाम आवाम की जीत है और रामगढ़ की इस जीत में जो हमारे साथ बैठे हैं पिंटू यादव जी, सतीश यादव जी, रामगढ़ की जनता, दीपक यादव जी हैं, हमारे सुधीर यादव जी हैं और तमाम लोग हैं, हमारे अभिभावक अंबिका यादव जी हैं। तमाम लोगों ने यहाँ एक किला को ध्वस्त किया और किला पर जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, पिंटू यादव के समर्थक, सारे लोग जो वहाँ होने जब लगे तो बहुत ही बाहरी दबाव में ये पहले से भी कहे कि जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन रामगढ़ के विकास में हम बाधक किसी को नहीं होने देंगे। हम भ्रष्टाचार मिटाने का बात किए हैं, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और चुनौती बहुत है, उस चुनौती को पूरा करने के लिए रात दिन एक जहाँ पर कम वोटों के अंतर से बीएसपी के कैंडिडेटों की हार होगी, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? देखिए, इस बार हम लोग अभी समीक्षा कर रहे हैं कि इतने वोट कहाँ से एनडीए को मिला है। निश्चित रूप से हम लोग अभी अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अभी तो यही कहेंगे कि जो जीते हैं उन सबको बधाई हो। और जो लोग अगर कहीं किसी गलती से किसी दबाव में इस तरह का काम किए हों, चाहे चुनाव आयोग या लोकतंत्र की हत्या करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए बड़ा खतरनाक समय है। ऐसे लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र की स्थापना हमारे बाबा साहब ने की, उसकी हत्या करने के लिए भी उन्होंने कोई कसर नहीं। सर, आप रात्रि को 1:30 बजे भागे भागे पटना से आए हुए सर, अगर नहीं आते और जो समर्थक हैं अगर विरोध नहीं करते तो क्या लगता है खेला हो सकता था सर? देखिए, खेला होने की निश्चित रूप से तैयारी थी, तो 4 बजे सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया? खेला करने की तमाम संभावनाएं थी और इसी तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से बधाई दिए हैं सतीश कुमार यादव, और उनके पीछे आपने बैनर भी देखा किस तरह से AIMIM का बैनर टंगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो AIMIM और आज़ाद समाज पार्टी का समर्थन था, इससे बसपा को फायदा हुआ और बसपा ने एक सीट यहाँ पर प्राप्त कर ली है। लेकिन साथियों, वही दूसरी ओर यदि बात करें AIMIM और आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन की, और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की जो GDA गठबंधन था, जिसमें कुल मिलाकर GDA गठबंधन 64 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 35 सीटों पर AIMIM की टीम और 25 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी और 4 सीटों पर अपनी जनता पार्टी लड़ी थी। लेकिन देखा जाए तो 5 सीटों पर विजय हासिल की AIMIM और खाता भी नहीं खुल पाया आज़ाद समाज पार्टी का। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है साथियों, क्योंकि दोनों नेता एक दूसरे से मिले हुए थे। AIMIM और आज़ाद समाज पार्टी दोनों ने एक प्रयास किया, लेकिन जीत AIMIM की हुई और हार आज़ाद समाज पार्टी की हुई। आखिर क्या वजह है, इस पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है साथियों। क्या मुस्लिम समाज के लोगों ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद के जितने भी कैंडिडेट थे उनको वोट नहीं किया? क्या ये जो फासला है, 5 जो सीटें निकली है AIMIM की, तो उसमें तो ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि जितने भी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे वो एक तरफा वोट दिए हैं
AIMIM को, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी बिल्कुल भी सीट नहीं निकाल पाई और इस पर भी समीक्षा करने की जरूरत है। आखिर क्यों आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट एक भी सीट नहीं पा पाए, जबकि गठबंधन दोनों के साथ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, जीतने के बाद भाई चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भी नहीं लिए। साथियों, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो चलिए मैं आपको पूरी स्पीच सुनाता हूं असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि किन किन लोगों का योगदान रहा है, लेकिन उस योगदान में भाई चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भी नहीं रहा। आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा, पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो पूरा लाइव देखिए असदुद्दीन ओवैसी का, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने जनाब अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब किया, अमूर से हमारे गुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कुचा दामन से कामयाब किया, तौसीफ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहाँ के मजलिस के ज़िम्मेदारों का, कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव हैं, और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद से अहमद बलाला साहब गए और वो ज़िम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए, और जनाब माजिद हुसैन साहब का ख़ास तौर से जो तौसीफ आलम साहब की विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए, और तमाम मजलिस के अरकान बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव इज्तिमाई कोशिश थी और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा। ख़ास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज़ बनाया, और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फ़ैसला आया है, जहाँ से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकने असम्बली और MLA बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते और हम मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का। और हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बहार आए, सीमांचल में भी बच्चों की मौत ना हो, सीमांचल की महिलाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल, ब्रिज बने, इंडस्ट्रीज़ आए वहाँ पर। तो इस सिलसिले में हम उनको अपना पूरा ताउन पेश करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जुबली हिल्स की असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स का, राय दहिंदगान का, कि उन्होंने जनाब नवीन यादव को अपने वोटों से कामयाब किया। यहाँ पर भी मैं हमारे मजलिस के दोनों MLCs का, जनाब रहमत साहब का, रियाजुल हसन अफंदी का, जनाब कौसर साहब का, जनाब यासिर अरफात का, अनवर सादात का, फराज साहब का और जानी मियाँ का, और ऐसे बेशुमार मजलिस के ज़िम्मेदारों का जो बड़ी मेहनत की है, जस्तजू किए। और मुझे आज चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने भी फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया, मैंने उनको मुबारकबाद दी। और मैं समझता हूँ कि 2023 के असम्बली इंतखाबात के बाद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो मिली है जुबली हिल से नवीन यादव को, इसमें बहुत बड़ा रोल CM की लीडरशिप रही और ख़ास तौर से उनके मिनिस्टर्स मेहनत किए। और मैं जिक्र करना चाहूँगा टेमरिस के चेयरमैन का कि उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, उनको भी मुबारकबाद। और अभी एक बलरामपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है सीमांचल में बिहार में, वहाँ पर अभी आज से अभी आधा घंटा पहले जनाब आदिल हसन साहब से मेरी बातचीत हुई थी
क्योंकि 4 ईवीएम्स खराब हैं, उन्होंने जो कहा कह रहा हूं, तो वीवीपैट से काउंटिंग करना चाह रहे हैं और आदिल हसन 700 वोट से पीछे हैं अभी। और वो जो काउंटिंग होगी, हमें यकीन है कि इबादपुर एक इलाका है जो बड़ा स्ट्रांग होल्ड है मजलिस का, तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आदिल हसन को भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको कामयाब कर दे ताकि मजलिस के एक और एमएलए में इजाफा हो सके, मगर अभी तक कोई ख़तई तौर पर इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है। जो लास्ट मेरी बातचीत आदिल हसन साहब से हुई थी, बाहर निकले थे, तो उन्होंने मुझसे किसी के फ़ोन पर ये कहा है, तो अब देखना यह है कि वो कब मुकम्मल होगी, उसका क्या नतीजा आएगा। मगर बलरामपुर से बहुत अच्छे वोट हसनैन साहब ने लिया है और मगर उनको कामयाबी नहीं मिली। अरारिया से भी अच्छे वोट हमको मिले हैं मुख्तलिफ मकामात से। तो हमारी कोशिश है कि इसको और हमारी पार्टी को मजबूत किया जाए और मैं फिर से बिहार की आवाम का शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर से मैं पहले से कह रहा था कि आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। आप मेरे स्पीचेस उठाकर देख लीजिए, मैंने ये बात कही थी। मैं बार बार आज भी बिहार के उन लोगों से अपील कर रहा हूं जो इस गलतफहमी का शिकार हैं MY कॉम्बिनेशन के ऊपर। मैं पहले भी कहा, असेंबली इलेक्शन के दौरान भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, आप वोट लेने वाला बनिए। इससे 2 फायदा होगा, आपकी लीडरशिप बनेगी और आपके जरिए से आप कम्युनल और फाशिस्ट फोर्सेस को रोक पाएंगे। तो ये मुझे अपने ख्यालात का इजहार करना था। अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो ज़रूर मैं उन सवालात का जवाब दूंगा। अगर आप 1 to 1 करना चाह रहे तो आप सवालात कम करिए, क्योंकि मैं 1 2 3 4 5 6 तो 22 माशाल्लाह से है और फिर हमारे हैदराबाद के लोकल न्यूज़ चैनल्स भी हैं, तो इसलिए अब आपके ऊपर है। मैं तो बैठने तैयार हूँ, सिर्फ दुआ कर रहा हूँ कि आदिल हसन को भी अल्लाह बलरामपुर से कामयाबी दे दे। क्या क्या उन्होंने बीआरएस पार्टी और बीजेपी के कई नेताओं ने शख्सी तौर पर जुबलिस कांग्रेस में आपको टारगेट किया था, आपकी पार्टी को टारगेट किया था, जो भी कांग्रेस को वोट डालेगा वो एमआईएम को जाएगी। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की और उसके बाद उनके कामयाब हुए। अब उनसे पूछो, आप उनसे पूछना पड़ेगा कि इतना बोलने के बावजूद भी हर वार्ड में उनको शिकस्त हुई और बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। अब तो लोगों को सोचना चाहिए कि जुबली हिल्स के अवाम ने जो फैसला लिया है वो उसको कबूल करना चाहिए। हम भी बिहार में नहीं जीते, क्या मैं भी बोलूं कि हमारे हसनैन साहब ठाकुरगंज से 78,000 वोट लेके हारे। मैं बोलूं कि 50,000 वोट राजद वाले क्यों लिए? तो ये अब वो लोग बोल रहे हैं तो वो खिचियानी बिल्ली खंबा नोचने के बराबर है। मैं क्या बोल सकता हूं? नहीं ठहरो 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 भाई, आप पूछना चाहेंगे तो। सर टीडीआर सर से जब पूछा गया तो मुझे यही मिले कि हम तो मैच खड़े में ऐसे सर तुम चले गए, दोस्त क्यों ना रहा, मुझे उस पर सवाल। देखिए, ये संगम पिक्चर का गाना अच्छा दिखता, ये सियासत है। मैं अपनी पार्टी को लेके आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं किसी के इंतजार में या फिराक में नहीं ठहर सकता। मैं आपको पहले से बोला था जब आप तमाम लोग दारुसलाम को आए थे कि क्यों आप नवीन यादव की तायीद कर रहे। मैं आपको बोला था कि बीआरएस का वोट गिर गया है, अब इससे बढ़ के पूर्व आपको क्या होना। आप वहीं ठहरे रहिए। मैं तो रोक नहीं पाऊंगा, मगर मैं नहीं ठहर सकता ना। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूं। मेरे को अपनी पार्टी को जब लेके हम बिहार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है शौकत साहब की क़यादत में, वो भी आके बड़ी मेहनत किए, सब लोग आए, तो अब इसमें क्या, अब मैं क्या बोल सकता हूं? अब उनको सोचना चाहिए। और आने वाला सर जो
ऐसा है भाई, बाज लोग समझते कि मुझे गाली देकर अपने नंबर बढ़ा लेंगे अपने पार्टी में। चलिए अच्छा है, हमारी वजह से अगर मुझे गाली देने से आपका नंबर बढ़ रहा है अपनी पार्टी में तो कोई बात नहीं। हम तो भारत की सियासत की लैला हैं, ये तमाम हमारे मजनू हैं। और बाज़-औक़ात होता क्या है कि अज़हरुद्दीन का गुस्सा असदुद्दीन पे निकालते, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस पर, कोई बात नहीं, चलते रहता। मगर अवाम ने, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे फैसले की लाज रख ली और हम उम्मीद करते कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस बड़ी कामयाबी को लेकर और अच्छा करेंगे तेलंगाना की आवाम के लिए। शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है, सिविक एमिनिटीज़ है, सीवरेज लाइन है, इस वाटर सप्लाई है, 2 BHK का है, इस सबको अच्छा इम्प्रूव करेंगे और ताकि तेलंगाना और जुबली हिल्स में डेवलपमेंट करवाएंगे ताकि इससे आवाम का, गरीब आवाम का फ़ायदा हो सके। नहीं, इतना जल्दी कुछ बोल नहीं सकते। जब सही वक्त आएगा उस वक्त कुछ मैं अपनी राय का इज़हार करूंगा। मुझे अपने पार्टी के जिम्मेदारों से मशवरा करके ये फैसला लेना पड़ेगा। अभी तो बहुत जल्दी है, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। महागठबंधन के जो नतीजे इस वक्त आप देख रहे हैं सर, आप इसको किस वजह से नजर से देखते हैं कि कहाँ पर महागठबंधन की क्या यहाँ पे उन्होंने अगेंस्ट फैक्टर यूज करना चाहा। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने आपको एक्सट्रीमिस्ट भी कहा था और फिर 18% मुसलमानों को रखते हुए नाम डिप्टी सीएम के नाम ना देना, तो क्या ये तमाम जादू बेकार चला गया वहाँ पर? अब जाहिर है वो अपनी शिकस्त का तज्जिया करें तो उनको पता चल जाएगा बहुत से चीज़ों का। मगर ये हमको नज़र आ रहा था, यहाँ पर कई ऐसे सहाफ़ियाँ हैं, इन्हों बाद में आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लो उनसे, मैं उनको क्या बोला था, कितने सीट आएंगे एनडीए को। तो ऐसे कई हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं। मैं सबसे एक एप्रीहेंशन का इजहार कर रहा था कि देखो ये लोग इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ी अफसोस की बात है कि मेरी बात जो मैंने करा था वो सच हो गई, जिसका खदशा था मेरे को। तो अब ये उनको सोचना है कि क्यों वो लोग बीजेपी को नहीं रोक पा रहे। अगर आप ये समझते कि मुझे गाली दे के, मुझ पर पत्थर मारकर, मुझ पर उंगलियां उठाकर, मुझे कुछ बोलकर आपका गम हल्का हो जाता है तो बी माई गेस्ट। मगर अगर आप वाकई में कुछ कोर्स करेक्शन करना चाह रहे, अब जैसा मैं सुना अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोले SIR की वजह से, कब तक आप के ऊपर बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहां है। अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे कि हम ये हैं और हमको जनता वोट डालेंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सबसे पहले तो आपको बड़ा हम्बल होना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि हम राजा हैं और वोटर हमारी प्रजा है तो वो जमाना खत्म हो गया। अगर बिहार में इलेक्शन लड़ते हैं तो ये कहा जाता है कि वोट करते हैं के लिए आए, जबकि जनस्वराज में तक खाता भी नहीं खोला। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? एक बात सुनिए, अगर इंडिया अलायंस नहीं जीत रहा वहां पर, कितने 30 सीटों पर शायद, अब नहीं मालूम काउंटिंग कि 30 ऑड सीट, 34 पे, अगर आप, तो आप बोल सकते कि दूसरे समाज ने हम वोट नहीं दिया? आप नहीं बोल सकते ना। क्या आप बोल सकते इस कास्ट ने हम वोट नहीं दिया? आप नहीं बोलते। मगर आप ये समझते कि मुसलमान आपका एक कैप्टिव है, बंधुआ मजदूर है। कब तक आखिर ऐसा आप बोलते रहेंगे? और हम तो मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालने वाले मत बनिए, सिटीजन बनिए। वोटर मत बनिए, सिटीजन बनेंगे तो सिटीजन राइट्स आपको मिलेंगे। अगर आप वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर इलेक्शन के बाद आपको सिर्फ ना सिर्फ भुलाया जाएगा बल्कि आप पर जो आफतें आती हैं उसको रूफ भी नहीं बोलते। ये हम कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं। उम्मीद करते कि इस नतीजे से पूरे देश में एक पैगाम जाएगा, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को,
और जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो देखें कि क्या क्या रीजंस हैं। आप उठाकर सिर्फ दो चीजों को बोल देंगे तो फिर ये नहीं होने वाला है। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर आमोर एमआईएम जीतती है तो वो पॉलिटिक्स छोड़। अब नहीं मालूम उनको कौन कौन छोड़ के, बहुत से लोग छोड़ के चले गए उनको। अब और कौन कौन छोड़ते, उन्होंने क्या करते, मेरे को नहीं, मैं तो नहीं बोला ऐसा। मैं ये बोला हूं कि पहला इलेक्शन हम आ रहे थे, हम बोले सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा जीते, हम 5 जीते, आप हमारे एमएलए को तोड़े, हम जीते, हम तोड़े, हमने कहा नहीं छोड़ेंगे सीमांचल को। आज फिर हम कह रहे हैं, अल्लाह ने हमको कामयाबी दी, हम सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। हम जहां पे जाते छोड़ते नहीं, वो मेहनत करते। हम इस तरह के दावे नहीं करते। अब जो इस तरह के दावे किए हैं, अब ये सवाल उनसे पूछना आप पर वाजिब है। अख्तर उल ईमान के खिलाफ सबा जफर खड़े थे, सबा जफर खड़े थे ना, वो नहीं जीत पाए, मगर वोट मिला उनको। तो अब सबा जफर से उनको पूछना चाहिए। ठीक है, हो गया, चलिए। हाँ चलिए, कौन स्टार्ट करेंगे? लेडीज फर्स्ट। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम लोगों का नाम लिए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं लिए। तो कुल मिलाकर साथियों, सभी बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों, सुन लो, अगर तुम लोग एक नहीं रहोगे तो कोई तुम्हारा हितैषी होने वाला नहीं है। सब लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। दलितों का हितैषी केवल दलित ही हो सकता है, ये बात लिख लो। नहीं तो इस तरह से आपस में लड़ोगे तो अंजाम ऐसे ही होगा। एक सीट मिल पाई है बड़ी मुश्किल से, बहुजन समाज पार्टी को 243 सीटों पर लड़ी, मतलब 242 सीटें गंवा गई, एक सीट पाई। आज़ाद समाज पार्टी को 0। तो कुल मिलाकर दोनों लड़े, जोर शोर से लड़े, लेकिन जीत किसकी हुई? जीत किसकी हुई? जीत ईवीएम की हुई, जीत जातिवाद की हुई, जीत रुपए पैसे की हुई। क्योंकि बिहार में एनडीए सरकार ने जिस तरह से महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये भेजा, ये 10 हज़ार रुपये एक टालने का काम किया। 10 हज़ार रुपये के लोभ में महिलाएं जाकर एनडीए को वोट दी, और यहाँ पर रुपए की जीत हुई, विकास की जीत नहीं हुई, शिक्षा की जीत नहीं हुई। यहाँ पर जो जीत हुई है ईवीएम की हुई है, यहाँ पर जो जीत हुई है पैसों की हुई है। तो कुल मिलाकर अभी भी वक्त है, समझ जाओ। और जितने भी बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, और बहन कुमारी मायावती व चंद्रशेखर आज़ाद से मेरी तरफ से खास अपील है कि आपस में लड़ना बंद करो, एक मंच पर आओ, तभी बहुजनों का कल्याण होगा। नहीं तो बाबा साहब के संविधान को इसी तरह से कुचला जाएगा और इसी तरह से तुम्हारे अधिकारों को छीना जाएगा। तो कुल मिलाकर वक्त है समझने की। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? वैसे दोस्तों, मेरा सुझाव आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।